आज का अपना टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड ये एक पीएन जंक्शन ही होता है जिसके दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप जो होता है। उसमें एक तरफ तो पी टाइप की तरफ तो होता है एनोड और एन की तरफ होता है कैथोड, जिसका डायग्राम आपको दिखाया गया है। विद्युत धारा है उसका प्रवाह होता है एनोड से कैथोड की तरफ। अब है पीएन जंक्शन डायोड के प्रकार। पीएन जंक्शन डायोड है जो निर्माण में प्रयुक्त हुआ पदार्थ उसके आधार पर दो प्रकार का होता है, एक जर्मेनियम डायोड, दूसरा होता है सिलिकॉन डायोड। जर्मेनियम डायोड क्या जर्मेनियम धातु से बनाया जाता है, सिलिकॉन डायोड सिलिका धातु से बनाया जाता है। अब जर्मेनियम धातु होता है उसका विभव प्राचीर का मान कम होता है, ये लो वोल्टेज सिग्नल्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग होता है टीवी और रेडियो डिटेक्शन में, सिग्नल डिटेक्शन में काम में लिया जाता है। दूसरा होता है सिलिकॉन डायोड, ये डायोड भी सिलिका नामक तत्व से बनाया जाता है और इसका विभव प्राचीर का मान 0.7 वोल्ट होता है और ये 1000 वोल्ट तक काम में लिया जा सकता है, इसलिए यह हाई वोल्टेज पे काम में लिया जा सकता है, इसलिए इसका रेक्टिफिकेशन में यूज किया जाता है। रेक्टिफिकेशन होता है एसी को डीसी में बदलना। पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड होता है इसके बाइसिंग का मतलब है कि इसको पीएन जंक्शन को, जो डायोड है इसको किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ना, उसी को पीएन जंक्शन की बाइसिंग कहते हैं। एक होती है फॉरवर्ड बाइस और दूसरा होता है रिवर्स बाइस। पीएन जंक्शन की बाइसिंग, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके पी टाइप का जो पदार्थ है उसको बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग आपको दिख रहा है सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इससे पी को जोड़ा गया है, नेगेटिव टर्मिनल से इसको एन को जोड़ा गया है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो धारा होती है उसको विसरण धारा कहते हैं। देखो कैसे होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो होल पी में जो होल्स है उन पे पॉजिटिव चार्ज है और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो पी से जोड़ा है तो ये क्या होगा कि होल्स को प्रतिकर्षित करेगा तथा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे जो ये डिफ्लेक्शन क्षेत्र है, ऑक्सीय क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी। इसकी चौड़ाई कम होगी तो फलस्वरूप विद्युत धारा का चालन होता है, जो विद्युत इसमें प्रवाहित होती है विद्युत धारा उसको विसरण धारा कहते हैं। अब देखो बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपन उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉरवर्ड बाइसिंग प्रक्रिया में जो आरोपित विद्युत बाह्य विद्युत बल है उसका विभव जैसे बढ़ाते हैं तो जो विभव प्राचीर होता है उसका मान कम होने लगता है तथा धारा का मान बढ़ने लगता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई है जो आरोपित विद्युत बल है उसके साथ साथ कम होती जाती है, जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये चौड़ाई कम होती जाती है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड है बंद परिपथ की जैसे काम करता है। दूसरी अपनी बाइसिंग है वो है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड है इसके पी टर्मिनल को अगर नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से तथा एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर अपन जोड़ दें तो इसे रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। अब देखो रिवर्स बाइसिंग का सर्किट डायग्राम है जिसमें एन टाइप को तो जोड़ा है पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव से। अब पी टाइप में होल्स हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, आकर्षण होगा, और इधर भी एन टाइप में भी जो बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा है इलेक्ट्रॉन से उसमें भी आकर्षण होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे और होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे अवक्षय क्षेत्र है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और इसकी चौड़ाई बढ़ने से विद्युत धारा का प्रवाह अवरोध हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले ही, जैसे अपन पीएन जंक्शन पढ़ा था उस टाइम पे अपन ने देखा था कि जैसे जंक्शन होता है उसको कुछ होल्स पार करके एन टाइप की तरफ चले जाते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी में आ जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, पुनर्मिलन हो जाता है। इस क्रिया से एक थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, उस धारा का नाम होता है लीकेज करंट। लीकेज करंट होता है जंक्शन के निकट अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की पुनर्मिलन प्रक्रिया से रिवर्स बाइसिंग में विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसे लीकेज करंट कहते हैं। जिस जब ये लीकेज करंट प्रवाहित होती है उस टाइम पे जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज।
रिवर्स बाइसिंग अवस्था में यदि आरोपित विद्युत वाहक बल का मान एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए तो रिवर्स दिशा में विद्युत धारा प्रवाह का मान है ना एकाएक बढ़ जाता है और इस स्थिति को ब्रेकडाउन कहते हैं। और इस टाइम पे जो वोल्टेज होता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब डायोड की विशेषताएं। डायोड की विशेषताएं मतलब है पदार्थ क्या होगा, या तो सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा डायोड है। एक होता है अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज, इसे वीआर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका शॉर्ट फॉर्म होती है पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि अगर इससे ऊपर वोल्टेज डायोड को दिया जाएगा तो डायोड में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब डायोड खराब हो जाएगा। अधिकतम औसत फॉरवर्ड धारा, जो फॉरवर्ड वाइस में जो धारा प्रवाहित होती है उसके औसत मान को अधिकतम फॉरवर्ड धारा कहते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जो डायोड होता है उसमें फॉरवर्ड वाइस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब जो अपन इनपुट वोल्टेज देते हैं और आउटपुट वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है जो खराब हो जाता है उसी को फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। अधिकतम रिवर्स धारा, जब पीक इनवर्स वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है उस टाइम पे जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसी को अधिकतम रिवर्स धारा कहते हैं। अधिकतम फॉरवर्ड सर्च धारा, जो फॉरवर्ड वाइस में जब धारा प्रवाहित होती है उसका अगर अपन किसी फिक्स टाइम इंटरवल के लिए मान देखें तो उसको अपन फॉरवर्ड सर्च धारा कहते हैं। अधिकतम संधि तापमान, अधिकतम संधि तापमान का मतलब है कि वह अधिकतम तापमान जिस पर डायोड संधि बिना क्षतिग्रस्त हुए सहन कर सकें। कुछ विशेष प्रकार के डायोड हैं। पहला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या करता है, प्रकाश का उत्पादन करता है। एक प्रकाश उत्पादक डायोड है, ये गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। इसमें होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है, वो इतनी फास्ट होती है कि अपने को वो प्रकाश उत्सर्जित होता हुआ दिखाई देता है। इसे मुख्यतः ये 4 रंग के प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है, हरा, नीला, पीला और लाल। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, एनोड और कैथोड, और प्रकाश उत्सर्जित होने को तीर के निशान से दिखाया गया है। दूसरा होता है अपना वेरेक्टर डायोड। डायोड को वेरिकेप डायोड भी कहते हैं। वेरेक्टर डायोड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसकी जो कैपेसिटेंस है इसको अपन वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक कैपेसिटर की जैसे ही यूज किया जाता है और ये रिवर्स बायसिंग में प्रयोग किया जाता है। पी टाइप और जो एन टाइप पदार्थ होते हैं वो तो एक चालक प्लेटों की भांति व्यवहार करते हैं, और जो अवक्षय क्षेत्र होता है डिप्लेशन रीजन वो एक पैराविद्युत पदार्थ की भांति इसमें कार्य करता है। फिर तीसरा अपने पास जेना डायोड। जेना डायोड ये होता है, ये भी रिवर्स बायस में ही काम करता है और ये ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करता है, इसलिए इसको ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है और ये सिलिका डायोड से ही, सिलिका नामक पदार्थ से बनाया जाता है। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। जो डायोड है, डायोड के चिन्ह के साथ इसमें जेड की आकृति बनी हुई है और इसका प्रतीक चिन्ह है जेनर डायोड का। तीसरा अपना फोटो कंडक्टिव डायोड, ये भी रिवर्स बायसिंग में ही प्रयोग किया जाता है। ये प्रकाश चलित डायोड है। प्रकाश किरणें जैसे इसके ऊपर पड़ती है तो ये अपने रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर लेता है, जिससे जो विद्युत धारा परिपथ है वो ऑन हो जाता है और रिवर्स धारा की मात्रा डायोड पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें इसके अनुक्रमानुपाती होती है। इसका उपयोग किया जाता है कैमरे में, स्वचालित जो कैमरे होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका डायग्राम बताया गया है, एनोड और कैथोड। हीट सिंक क्या होता है कि डायोड पर अगर ऊष्मा विकिरण खोल चढ़ा दिया जाए तो इसे हीट सिंक कहते हैं। ये क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है उस कारण से जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विद्युत के क्षय होता है, यानी नुकसान होता है, हानि होती है विद्युत ऊर्जा की, इसको रोकने के लिए ये खोल चढ़ाया जाता है। दूसरा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है एसी को डीसी में बदलने की जो युक्ति होती है या उपकरण होता है उसी को रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर 2 प्रकार का होता है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसमें केवल एक ही डायोड काम में आता है और ये एसी के हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट कर पाता है। इस रेक्टिफायर में केवल एक डायोड प्रयोग किया जाता है तथा इनपुट वोल्टेज आरोपित होने पर जब प्रथम आधे चक्र में डायोड का एनोड धनात्मक होता है तथा फॉरवर्ड बायसिंग में होता है
तो दूसरा, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये डायोड जो होता है वो रिवर्स बाइसिंग में चला जाता है, जिससे विद्युत धारा का चालन नहीं होता, केवल फॉरवर्ड बाइस में ही विद्युत धारा का चालन हो पाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उससे ये डायोड कनेक्ट होता है। जैसे ही विद्युत धारा का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है, और जैसे ही विद्युत धारा का नेगेटिव हाफ आता है तो डायोड रिवर्स बाइसिंग में चला जाता है। फॉरवर्ड बाइस में डायोड होता है वो एज अ बंद परिपथ क्लोज सर्किट के जैसे काम करता है, तथा रिवर्स बाइसिंग में ये जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट के जैसे काम करता है। तो जैसे जो इनपुट सिग्नल है वो अपने को एसी इनपुट सिग्नल है वो दिख रहा है, तो केवल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसी में केवल ये रेक्टिफायर करता है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये इससे हट जाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर होता है, उसमें तो 2 डायोड यूज किए जाते हैं, तब ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज किए जाते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर ही ज़्यादा यूज किया जाता है। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में क्या होता है, 2 डायोड और एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी कुंडली के मध्य से एक वायर निकाल ले और इस वायर को ग्राउंड कर दें, तो इस प्रकार से बने ट्रांसफार्मर को सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर कहेंगे। ये क्या होगा कि जैसे जो इसकी बाइंडिंग है फर्स्ट और थर्ड, जो फर्स्ट में और थर्ड में जो धारा प्रवाहित होगी वो रिवर्स होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। प्रथम आधे चक्कर के लिए क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 तो फॉरवर्ड बाइस में होगा और D2 रिवर्स बाइस में होगा, तो धारा प्रवाहित होगी वो D1 की वजह से होगी, और D1 बंद परिपथ के जैसे काम करेगा और D2 एक खुले परिपथ के जैसे काम करेगा। जैसे अगला हाफ साइकिल आता है तो जो D2 है वो तो बंद परिपथ के जैसे काम करता है, और D1 है वो खुले परिपथ के जैसे काम करता है। क्योंकि जो D2 होता है उसका P पॉजिटिव हो जाता है तथा N नेगेटिव हो जाता है, जिससे D2 तो फॉरवर्ड बाइस में होता है और D1 रिवर्स बाइस में होता है। तो अपने को जो धारा मिलेगी वो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो D1 के कारण D1 ऑन होगा, इस कारण से मिलेगी, और दूसरे में D2 ऑन होगा, इस कारण से मिलेगी। जैसे तीसरा हाफ साइकिल आएगा तो D1 ऑन हो जाएगा और चौथा आएगा तो D2 ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को जो विद्युत धारा है जो आउटपुट में DC के रूप में प्राप्त होगी। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड काम में लिए जाते हैं तथा एक ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। इसमें जो ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है वो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर नहीं होता, केवल सिंपल जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वही इसमें काम में लिया जाता है। इसमें जो 4 डायोड लगे होते हैं वो इस क्रम में लगे होते हैं कि D1 और D3 का समान डायरेक्शन में होते हैं और D2 और D4 समान होते हैं। जैसे ही इसमें अपन इनपुट देते हैं, एसी इनपुट देते हैं, तो जो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो उसमें D1 और D3 तो फॉरवर्ड बाइस में होते हैं तथा D2 और D4 रिवर्स बाइस में होते हैं। D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस में होते हैं तो एक जगह क्लोज सर्किट काम करते हैं, और D4 और D2 ओपन सर्किट के जैसे काम करते हैं। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है धारा की दिशा चेंज होती है, तो D2 और D4 तो फॉरवर्ड बाइस में हो जाते हैं तथा D1 और D3 रिवर्स बाइस में हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने को एसी के फुल साइकिल में विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है, जो पहले जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसमें D1 और D3 के कारण, और दूसरे हाफ साइकिल में D2 और D4 के कारण अपने को विद्युत धारा प्राप्त होती है। जो इसका बताया गया वेव है, एसी वेव है, उसको पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें तो D1 और D3 के कारण अपने को विद्युत धारा प्राप्त हो रही है आउटपुट पे DC, और जब थर्ड आता है वैसे ही थर्ड हाफ साइकिल आएगा तो D1 और D3 ऑन हो जाएगा। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो D2 और D4 ऑन हो जाता है। जैसे ही आगे भी ऐसे इसी क्रम में ये चलते रहते हैं और अपने को आउटपुट में DC धारा प्राप्त होती है। ये जो DC होती है इसमें कुछ रिफिल फैक्टर भी होता है, जिसे अपन आगे बात करेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाता है और कौन से इसमें
फिल्टर परिपथ काम में लिए जाते हैं। रेक्टिफायर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। अधिकतम धारा। अधिकतम धारा क्या होती है कि जब अपने इस पे एसी इनपुट देते हैं और अपने को आउटपुट में मिलता है डीसी, जो डीसी मिलता है आउटपुट में, उस टाइम पे जो धारा का अधिकतम मान होता है उसे ही अधिकतम धारा कहते हैं और इसे आईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिष्ट धारा। दिष्ट धारा इसे आईडीसी या आई एवरेज भी कहते हैं। जो अधिकतम धारा होती है उसका एवरेज होता है, उसे ही अपन दिष्ट धारा कहते हैं। आई एवरेज जो होता है वो होता है आई एम अपॉन पाई। आई एम होता है धारा मैक्सिमम धारा और पाई होता है इसका अंतराल। पाई की वैल्यू रखेंगे तो अपन इसको सोल्व करते हैं तो आता है आई एवरेज इक्वल टू 0.318 आई एम। वैसे ही फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डबल होता है आई डी सी 0.636 आई एम। आरएमएस धारा। आरएमएस धारा क्या होती है, किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में फिल्ट्रेशन से पूर्व अगर धारा को नापते हैं जब अपने को रेक्टिफायर से आउटपुट पे जो धारा प्राप्त होती है उसमें कुछ पल्सेटिंग होती है। ये डीसी प्योर डीसी नहीं होती, जो कुछ पल्सेस इसमें रह जाती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फिल्टर परिपथ का यूज करते हैं। तो फिल्टर परिपथ से पहले अगर अपन विद्युत धारा का मान देखें, उसको नापें, तो उसको बोलते हैं आरएमएस धारा। आरएमएस धारा और अधिकतम धारा में कुछ संबंध होता है। आईआरएमएस होता है वो होता है 0.707 आईएम का, यानी ये कह सकते हैं लगभग आईआरएमएस होती है मैक्सिमम धारा का 70% तक होती है। डीसी आउटपुट वोल्टेज। शून्य तथा अधिकतम वोल्टेज के औसत वोल्टेज को ही डीसी आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। जो अपने को आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसका जो एवरेज होता है उसी को डीसी आउटपुट वोल्टेज अपना बोलते हैं। प्रति प्लेट एसी वोल्टेज। किसी रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के मध्य सुरक्षित रूप से आरोपित किया जाने वाला अधिकतम एसी वोल्टेज प्रति प्लेट एसी वोल्टेज कहलाता है। यानी जो अपना डायोड होता है उसके ऊपर जो अधिकतम एसी वोल्टेज जो अपन अप्लाई कर सकते हैं कि वो दोषपूर्ण ना हो, वो वोल्टेज होता है उसको प्रति प्लेट एसी वोल्टेज कहते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है जब धारा का ऋणात्मक मान आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, उस टाइम पे जो एनोड और कैथोड के मध्य जो वोल्टेज विकसित होता है उसी को अधिकतम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। पीक प्लेट धारा। किसी रेक्टिफायर में से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा पीक प्लेट धारा कहलाती है। जो अधिकतम धारा होती है उसी को पीक प्लेट धारा कहते हैं। लोड धारा। किसी रेक्टिफायर द्वारा लोड को प्रदान की गई धारा लोड धारा कहलाती है। मतलब जो अपने आउटपुट में जो धारा प्राप्त हो रही है उसमें से जो लोड को प्रदान की गई धारा है उसी को अपन लोड धारा कहते हैं। और ये लोड धारा होती है वो जो आईएम होती है उससे कम होती है। रिफिल आवृत्ति। रेक्टिफायर से जो अपने को धारा प्राप्त होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें कुछ पल्सेज रह जाती है, कुछ पल्सेटिंग होती है। और ये जो धारा प्राप्त होती है उसकी जो पल्स होती है या इसकी अपन ये कहें जो आवृत्ति बची हुई रह जाती है उसी को रिपिल आवृत्ति कहते हैं। और ये रिपिल आवृत्ति होती है अपने जहाँ अशुद्धि होती है इसको फिल्टर करने की अपने को जरूरत होती है और इसी को फिल्टर करने के लिए अपन फिल्टर परिपथ का यूज करते हैं। रेक्टिफायर इफिशियंसी। इसे नीटो से प्रतिशत किया जाता है और इफिशियंसी का मतलब दक्षता। यानी अगर अपन इनपुट पावर को डिवाइड कर दें आउटपुट पावर से और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी दक्षता अपन पता कर सकते हैं। किसी रेक्टिफायर से प्राप्त शक्ति तथा आरोपित एसी शक्ति के अनुपात को ही दक्षता कहते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी दक्षता फुल वेव रेक्टिफायर की आधी होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 40.6% तथा फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है 81.2%। एक होता है रिफिल फैक्टर। रिफिल फैक्टर क्या होता है कि किसी भी रेक्टिफायर से जो प्राप्त आउटपुट पूर्ण रूप से डीसी तो होता नहीं है, इसमें कुछ मात्रा में एसी के अवयव भी प्राप्त होते हैं। और एसी के जो ये अवयव प्राप्त होते हैं या जो अपने को आउटपुट में जो एसी प्राप्त होती है कुछ कुछ, उसी को अपन रिफिल कहते हैं। रिफिल जितना ज़्यादा होगा इफिशियंसी उतनी ही कम होगी। रिफिल कम होना चाहिए तभी अपना जो सर्किट है वो एफिशिएंट होगा।
अपन इसको के आर से डिनोट करते हैं, और आई आर एम एस अपॉन आई डी या फिर ई आर एम एस अपॉन ई डी सी, मतलब इनपुट करंट बटा आउटपुट करंट या फिर इनपुट वोल्टेज बटा आउटपुट वोल्टेज। रेक्टिफायर की उच्च दक्षता के लिए क्या है कि जो रिफिल फैक्टर का मान है वो निम्न होना आवश्यक है। अगर रिफिल फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो दक्षता ज़्यादा होगी, और रिफिल फैक्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो दक्षता कम होगी।